सो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपनी जो आज की क्लास है ये आपको पता है अपन एक सीरीज चला रहे हैं एपीपीएससी और एपीएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सब डिवाइडेड हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। बट इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, प्लस कुछ रैंडम मिसलीनियस सवाल आ जाते हैं। आपने खुद क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, हम लोगों ने दो लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन करके आ चुके हैं। तो आपने खुद एक जायका लिया है क्वेश्चंस का कि किस तरह के क्वेश्चंस एक रैंडम पूछे गए हैं। जैसे यही ले लो, द फिंगर नियरेस्ट टू द थंब इज अप। क्या ये मतलब अब अलग से क्या आप करोगे इसको तैयार? तो ये कुछ ऐसी रैंडम क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो इनको एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना आप करेंगे उतना आपको आइडिया लगेगा। तो बस वही अपना पर्पज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो गुड इवनिंग इंद्राजीत, आलंग, लियोनार्डो, मीट, इतने लोगों का मुझे अभी नाम दिखा रहा है तो मैंने इतने लोगों को गुड इवनिंग बोला। और राइट, गुड इवनिंग पायदीप। ठीक है जी। तो देखिए, हाँ, स्टार्ट करने से पहले इसको सब लाइक वाइक शेयर जरूर कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपन ये इनिशिएटिव पहुंचा पाए। तो 50 क्वेश्चंस अपने हो चुके थे ऑलरेडी, अपने को उससे आगे स्टार्ट करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया था। वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस और नो? तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं हुई होगी। तो इसके आगे फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू अंगप, आपको भी अ वेरी ब्लेस्ड इवनिंग। गुड इवनिंग टू द तीलो। चलिए जी सर। तो सर, अरुणाचल की हिस्ट्री में अपन एक अ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में अगर करंट अफेयर्स का कोई नाम ले या एक 9 पीएम का अगर आपके दिमाग में कभी नाम आए तो वो नाम अली सर का हो। अगर 9 पीएम का आपके दिमाग में नाम आए तो ठीक है। तो एक थोड़ा सा अपना एक सिग्निफिकेंस अपन छोड़ना चाहते हैं। तो ये अपना एक इनिशिएटिव है, तो अगर आप इसमें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक इट। चलिए जी सर। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों तक पहुंचानी है कि जैसा आपको पता है कि फॉरेस्टर में पीईटी है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट है, ये देखो, अच्छा ये तो आपका एडमिट कार्ड है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये जो एफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस वगैरह लेनी है तो मेरे ख्याल से आपके जो फॉरेस्ट ग्राउंड है, ठीक है, चिंपू वगैरह में है, ईटानगर आप जाएं तो, नाहरलगुन में भी, तो वहां पर जाके उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। पिछली बार एसआई में हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स से पढ़ने में बहुत अच्छे थे बट फिर भी वो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ऐसा हुआ था। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी लाइफ का ऐसा पॉइंट है जो डिसाइड करेगी आने वाले टाइम में आप करने क्या वाले हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद लाइफ खत्म, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से जीने वाले हैं। लाइफ में स्ट्रगल्स सब भी रहेंगे। अब वो स्ट्रगल, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसे स्ट्रगल हो जिनको करने में आपको एनर्जी आए, हौसला मिले, तो वो तभी होगा जब लाइफ में आपने कुछ अचीव कर रखा होगा। तो अचीव करने के लिए एक बढ़िया मौका है। जो हमारे पुराने एसआई के स्टूडेंट्स हैं वो भी जरूर अप्लाई करें। ऐसे आपके आसपास कोई भी आपके स्टूडेंट्स हो जैसे एसआई का जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन्होंने फिजिकल टेस्ट निकाला, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनसे गाइडेंस लीजिए। तो जो इवेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये आराम से कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये बस इतना कहूंगा, प्रैक्टिस मेंटेन करके रखिए। 25 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है। आज कितना हो गया? आज ऑलरेडी आपका 19 फेब हो गया है, ठीक है। तो 25 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस दिन को बिल्कुल जाया मत करिए और बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए, ठीक है। 25 मार्च को आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि फिजिकल टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होता है वो बड़ा परेशान करना है, फॉरेस्टर का एग्जाम, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। ये तीनों चीजें ऐसे हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें आपको डाउट है, आपको इनके रिगार्डिंग कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो अपने पास वो भी सुविधा अवेलेबल है। रिगार्डिंग फॉरेस्टर, हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। तो ये फॉरेस्टर के लिए भी है, प्लस साथ ही साथ जो लोग हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं,
देखिए हेड कांस्टेबल का भी लगभग यही प्रोसीजर होने वाला है, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो अभी डिले ना करें, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो ज़रूर आप और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए गाइडेंस लेंगे तो ज़रूर आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये हमारा एक कोर्स है, अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट है, यानी जो कोर्स 5000 का है अभी हम इसको 4000 रुपये में सेल कर रहे हैं। कंप्लीट जीके, मैथ्स और इंग्लिश में आपको इसको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जीके मैं ही लीड कर रहा हूँ, एलिमेंट्री मैथ्स में आपको पता होगा अमरजीत सर हैं, और इंग्लिश में आपको कुणाल सर की गाइडेंस मिलेगी। प्लस 2000 क्वेश्चन सेट ऑफ जीके है इसमें विद वीडियो सॉल्यूशन। प्लस साथ ही साथ जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा फॉरेस्टर का, तो अब हम आपको एक फॉरेस्टर की फ्री टेस्ट सीरीज भी कराएंगे जो कि आपको विद वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर तो है ही आपके पास 8076535685, इस पर व्हाट्सएप करें, अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ डिटेल्स थी जो मुझे आपकी शेयर करनी थी रिगार्डिंग फॉरेस्टर एग्जाम। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 से। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। बताइए विच मूवी हैज वॉन द गोल्डन बियर अवार्ड एट द 71st बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन है, जब ये आया था तब उन्होंने शायद 65th पूछा था, मैंने इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया, लेटेस्ट में कर दिया। तो 71st बर्लिन फिल्म अवार्ड किसने जीता है ये आपको बताना है। आप खुद देख सकते हो, इससे आइडिया लगा सकते हो कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं। मीत कह रहे हैं वॉरियर बैच। मीत अब वॉरियर बैच हमारा एनरोलमेंट उसमें हमने बंद कर दिया है, जो वॉरियर बैच होना था तो वो तो हो चुका है, ठीक है। तो वॉरियर बैच अब जरूरी नहीं है, फॉरेस्टर के लिए हमने एक अलग से बैच बना रखा है, फॉरेस्टर स्लैश हेड कांस्टेबल नाम से है वो बैच। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश या जी के या मैथ्स का अलग अलग सेपरेट भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सेपरेट भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 4000 में फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आपको क्या लगता है सर, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी, इसका आंसर बताइए। देखिए कमेंट सब लोग करिए, है ना, जुड़ने की कोशिश सब लोग करिए। नहीं भी पता तो कुछ भी अपने हिसाब से आप गैस कर सकते हैं कौन सा यहाँ निगेटिव मार्किंग है। चलिए सर, अब वक्त आ गया है करेक्ट आंसर बताने का। तीनों कह रहे हैं आई थिंक टैक्सी। टैक्सी एक्चुअली जब ये 65th अवार्ड था ना तब आया था। ओके, तो करेक्ट आंसर इज, हाँ जी, जो लोग ए कह रहे हैं, अंगा पे कह रहे हैं, इंदिरा मोदी ए कह रहे हैं, क्वेश्चन ए, वो ऑप्शन ए, बैड लक बैंगिंग और लूनी पॉन्ड, ये आपकी दैट मूवी हैज वॉन द गोल्डन बियर अवार्ड एट द 71st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो याद रखिएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन लिस्टेड इन टॉप 10 नाइट लाइफ सिटीज इन द वर्ल्ड पब्लिश्ड बाय नेशनल ज्योग्राफी। ये शायद मैंने एडिट नहीं करा है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। टॉप 10 नाइट लाइफ सिटीज, नेशनल ज्योग्राफी ने इसमें से किनको ऐड किया है? टॉप 10। सर दिल्ली तो नहीं होगी, दिल्ली की तो इतनी हालत खराब है। क्या लगता है फिर क्या होगा, दिल्ली नहीं है तो क्या? दिल्ली तो सर बदनाम है नाइट लाइफ के लिए। ऑलराइट, बी, गोवा। सर मैं गोवा गया था, मुझे गोवा की लाइफ स्टाइल ना बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगता है ना गोवा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा गए हैं आप लोग, कितने लोग गोवा गए होंगे? ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज गोवा, बहुत बढ़िया, गोवा इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लगे हाँ तो इसकी कैपिटल भी बता दो गोवा की। बताइए सर गोवा की कैपिटल क्या होगी आपके हिसाब से? हाँ जी,
पानाजी, ऑल राइट, पणजी, पणजी इज द कैपिटल ऑफ द गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड पॉकेट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बैंक ऑन मोबाइल फोन्स। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम की करंट अफेयर्स का रहा होगा, तो अब आया था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च पॉकेट, इंडिया फर्स्ट डिजिटल बैंक ऑन मोबाइल फोन। अब इससे क्या आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं बताता आता हूँ कि ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, तो उससे उतना फील नहीं आएगा। अगर आप खुद डायरेक्ट देखोगे, अच्छा करंट अफेयर्स, अच्छा कि ये करंट अफेयर्स में इस तरह का सवाल आता है, तो जब अपन मंडे को फिर से करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगाएगा कि हाँ, अपन वही वही क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा आलतू-फालतू अपन काम नहीं करते। तो आप आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो 53 का करेक्ट आंसर इज सी। एक्चुअली ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए इसमें। सी ऑप्शन इज आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए। करेक्ट ऑप्शन इज सी, आईसीआईसीआई बैंक। बाद में अपन इसको करेक्ट कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट ऑप्शन इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। नहीं नहीं, करेक्ट आंसर हाँ एचडीएफसी होगा इसका। हम्म, तीनों सही कह रहे हैं, करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को आप कह लो मिसलीनियस, जो आपका जीके में पूछा जाता है। तो अब देखो अपन क्या है, जैसे अपने देख अपन ने सैटेलाइट पढ़ी, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च पढ़ा। हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं पढ़ा, कौन सा व्हीकल था, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी लॉन्चिंग साइट, वो सैटेलाइट किसने बनाया, ये सारी चीजें हम कंप्लीट पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखो ये का कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई होगी, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने लॉन्चिंग स्टेशन पूछ लिया। तो ये क्या हो गया, मिसलीनियस जीके का सवाल हो गया। लेकिन हमने जिस तरह से जीके पढ़ी है, जीके को एक्सप्लोर करके पढ़ा है, तो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं पढ़ा, उससे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े हैं, और उस पर भी सवाल बनते हैं। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा वाइड जाके एक्सप्लोर करके अपन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यही एक रीजन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके डिस्कस करना। जैसे यही क्वेश्चन आपका आ गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज एट, तो बताइए कहाँ है। तो ये भाई जीके का सवाल है, अगर आप करंट अफेयर्स में एक्टिव हैं तो इस तरह के सवाल आप बहुत इजीली बना पाएंगे, ठीक है। बताइए क्या लगता है, बी ऑप्शन, सोलापुर कौन कह रहा है भाई। ऑलराइट, साजन कह रहे हैं श्रीहरिकोटा। देखिए ये सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेजोरिटी जनता बताए, तो प्लीज इसका आंसर सब बताएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी लगता है, जैसे साजन नातुंग ने बताया, सॉलिसिटियस ने नाम बताया। अरे भाई इतने टफ टफ नाम रख के आ जाते हो आप लोग। तीलो ने बताया, इंदिरा ने बताया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आपका श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन अपना कौन सा है, श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। तो ये अपन सब पढ़ते हैं, ये साइड की जानकारी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इसमें से पूछी जाए। अच्छा नेक्स्ट आता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू बी इन स्पेस। स्पेस में जाने वाले पहले कॉस्मोनॉट कौन थे। सर ये क्या है, हमने सर एस्ट्रोनॉट सुना है, ये कॉस्मोनॉट क्या चीज होती है। एक्चुअली क्या होता है, एस्ट्रोनॉट जो होता है वो वर्ड कौन यूज करता है, नासा यूज करता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जो वर्ड है, जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, लेकिन ये नासा कहता है। रशिया उसे कॉस्मोनॉट कहता है, ठीक है, रशिया क्या कहता है, कॉस्मोनॉट कहता है। तो इंडिया की तरफ से एक एयरफोर्स पायलट थे, वो गए थे स्पेस में रशिया की स्पेस एजेंसी की मदद से, ठीक है। तो रशिया की स्पेस एजेंसी की मदद से कहीं गए थे, तो उनको एस्ट्रोनॉट नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे कॉस्मोनॉट, ठीक है। वो फर्स्ट इंडियन पर्सन थे टू बी इन द स्पेस। तो अब आपको नाम बताना है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी डील नहीं है, ये नाम अपनी जो जितनी भी जीके की किताबें होती है ना उसमें तो रटवाई दिया जाता है, द वन एंड ओनली राकेश शर्मा, ठीक है। तो राकेश शर्मा को एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते हैं, इसीलिए
एस्ट्रोनॉट मतलब बोलना ऐसा कोई नहीं है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया एस्ट्रोनॉट बोल दिया तो, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो कॉस्मोनॉट थे। क्यों? क्योंकि उनको किसने भेजा? रशिया ने भेजा। और रशिया वाले एस्ट्रोनॉट वर्ड ही नहीं यूज करते, वो क्या यूज करते हैं? कॉस्मोनॉट यूज करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा 2022 में गगनयान मिशन होने वाला है, ठीक है। बहुत एक्साइटिंग होगा गगनयान मिशन, यानी हम अपने खुद के एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजेंगे? स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने भी कुछ स्पेशल नाम दिया होगा, जैसे ना यूएसए कह रहा है एस्ट्रोनॉट, रशिया कह रहा है कॉस्मोनॉट, हमने भी कुछ स्पेशल नाम दिया है। तो वो आपको नेम कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का ये। तो इंडिया ने कुछ स्पेशल नाम दिया, पढ़िएगा इसके बारे में। गगनयान मिशन है, आज थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। 2022 में इसरो उसे इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया, ये सब आप पढ़िएगा आज, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When is वर्ल्ड डायबिटीज डे? वर्ल्ड डायबिटीज डे हम किस दिन मनाते हैं? बताइए जनाब। क्वेश्चन नंबर 56, When is वर्ल्ड डायबिटीज डे? हाँ जी सर, बताइए। करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को अपन चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का उस दिन बर्थडे होता है। तो चाचा नेहरू इतना प्यार करते थे बच्चों से कि इतना मीठा प्यार था कि वो डायबिटीज हो गई। तो वहां से वर्ल्ड डायबिटीज डे बन गया। मतलब ये लॉजिक नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि इसको भी कॉपी में लिख लें कि कल कोई पूछे इस दिन डायबिटीज डे क्यों मनाते हैं, आप एग्जामिनर के सामने ना बोल देना इस तरह की बातें कि चाचा नेहरू बहुत प्यार करते थे, प्यार इतना मीठा था कि डायबिटीज हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 14 नवंबर, ध्यान रखिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे? इट्स 14 नवंबर, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 57. Eritrea, which became the 182nd member of the United Nations in 1993, is in the continent of. ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए। हाँ जी, ये बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बताइए। Eritrea, which became the 182nd member of the United Nations in 1993, is in the continent of. बताइए। बी ऑप्शन। सर, एशिया में तो सुना नहीं है ना, यूरोप का नाम लग नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया तो बेचारा खुद ही कंट्री है, तो क्या लगा दें? ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। अच्छा, एरिट्रिया की एक खास बात और है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है, ठीक है। एरिट्रिया से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न का मतलब क्या था? हॉर्न मतलब सींग। जैसे मान लो ये आपका कैसे, हाँ, ये बैल है ना, कोई बैल है, तो उसका हॉर्न होता है ना, हॉर्न कैसा होता है? इस तरह से कुछ नुकीला होता है ना, कोई पॉइंटेड जो इस तरह का शेप निकला होता है किसी जानवर पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसका हॉर्न कहते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग अपना खराब है है ना, तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो ये उसका हॉर्न हो गया। तो इसी तरह से अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अफ्रीका का ये वाला पोर्शन ना एक हॉर्न की तरह है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, ठीक है, सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, और एक छोटी सी कंट्री है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, जिबूती। जिबूती हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, जिबूती, ये ध्यान रखिएगा।
सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, जिबूती। सर कितना ध्यान रखें सर, हर बार यही किया, तो आप ये ध्यान रखो, वो याद ध्यान रखो। हाँ जी, ध्यान तो रखना पड़ेगा देखिए, क्योंकि एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा काम आपका आसान कर देंगे। कैसे सर? इसकी शॉर्ट ट्रिक है सीड, बस बात खत्म। सीड याद रखना, सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। तो इतने कंट्रीज याद रखना। तो ये रहा अपना एरिथ्रिया। अब एरिथ्रिया देख रहे हो तो कैपिटल भी देख लो, अस्मारा। अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ, अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ अरित्रिया, ठीक है। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। सोमालिया तो आप लोग जानते हो, पायरेट्स के लिए बहुत फेमस जगह है। और यहाँ से ना, अब जब इतना देख ही रहे हो तो कुछ चीजें और ऑब्जर्व कर लो आप। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट है, ठीक है। अब नोटिस कर रहे हो तो ये सब भी नोटिस कर लो, ये अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। इनके बीच में आता है आपका रेड सी, ठीक है। और ये जिबूती है, और इसके इधर ये क्या है आपका, गल्फ ऑफ एडन। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इनके बीच को जो पानी कनेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेट है, ठीक है। उस स्ट्रेट का क्या नाम है? बाबल मंदेब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब याद कर लो, बट ध्यान दे दो आप, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ तो दिमाग में रिटेन कर ही लोगे। अब इसके बाद एक बार क्या हुआ था, ये है यमन। यमन की कैपिटल है सनाया। एक बार यमन में, आपको पता है यमन और सऊदी के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ हाउदी रेबेल्स हैं, हाउदी कुछ रेबेल ग्रुप है, ठीक है, जो यमन में है, जो अगेंस्ट सऊदी एक्ट कर रहा है। तो सऊदी उनको हराने के लिए ब्लास्टिंग बॉम्बिंग वगैरह यहाँ यमन में होती रहती, तो यमन का काफी हाल खराब है। तो कुछ सालों पहले की बात है कि यमन में इसी तरह की ब्लास्टिंग हो रही थी, तो इंडियंस जो थे यहाँ फंस गए थे, तो इंडियन एम्बेसी ने इनकी मदद करी, इनको यहाँ से इवैक्यूएट करवाया। तो इवैक्यूएट करवाने में उस टाइम हमारे जो 2014 से 2019 के बीच की बात है, उस टाइम हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो थी मिसेस सुषमा स्वराज, अ वेरी ग्रेट लीडर। और उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो थे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। वीके सिंह जो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने काफी बड़ा रोल किया था यहाँ यमन से लोगों को, इंडियंस को इवैक्यूएट कराने के लिए। तो यमन से हम लोग डायरेक्ट नहीं लेके आए थे, तो यमन से लाने के लिए पहले हम जिबूती ले गए। तो जिबूती के साथ पहले हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। तो जब ये क्राइसिस हुआ तो हम लोगों ने तुरंत के तुरंत जिबूती के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करे। तो यमन से पहले हम लोग इंडियंस को जिबूती लेके आए थे, और जिबूती के बाद फिर हम इंडिया लेके आए थे, ठीक है। तो एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है वो पूरी, इवैक्यूएशन की, यमन से कैसे हमने लोगों को इवैक्यूएट किया। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर बहुत आसानी से मूवी बन जाती है। आई जस्ट वंडर अभी तक उस पर कोई मूवी क्यों नहीं बनी, बहुत आसानी से बन सकती है, बहुत अच्छी मूवी बनेगी, ठीक है। तो मैं ओवरऑल सारा मतलब पॉइंट ये था, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ आपको कि सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि आप में से कोई राइटर बन जाओ, बना लो। मैं बस एक कनेक्ट करने की चीजें कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें कनेक्ट है, ठीक है। इधर यमन है ना, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है ना। ये देखो सुकोत्रा आइलैंड बहुत पूछता है, सुकोत्रा याद रखना किसका आइलैंड है, ये यमन का ही आइलैंड है, ठीक है। ये यमन को ही बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बतेरो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड चीजें। कैपिटल्स भी मैंने दिखा दी, एरिथ्रिया की अस्मारा है, इथोपिया की एडिस अबाबा है, सोमालिया की मोगादिशु है, जिबूती की सर बहुत टफ कैपिटल है जिबूती, ठीक है। तो ये सारी कई सारी चीजें हैं वर्ल्ड मैप की, इनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए और चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ो आप, उसमें बहुत मदद मिलती है। बाकी अपन मैपिंग वगैरह की क्लास इसीलिए करते रहते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें, ठीक है, समझ में आए कि इंटरनेशनल इश्यूज चल क्या रहे हैं। इंटरनेशनल इश्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडियन इश्यूज में, इंडिया में किस तरह के लॉस बन रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है इंटरनेशनल इश्यूज का, ठीक है जी। ऑल राइट सर, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। तिलो सही कह रहे हैं आप, हाँ, इसीलिए थोड़ा सा रहता है तिलो। मैं, अब आपने इस तरह से बोल दिया ना, क्वेश्चन फॉर यू, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज एट प्रेजेंट, अब मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, अब मैं आंसर नहीं दूंगा इसका। और इस क्वेश्चन का कोई आंसर है ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही एक्चुअल में गलत है ना। अब जैसे कोई बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो वो अपने आप को कंट्री मानते हैं, बट वो एग्जिस्ट इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं या नहीं। अब जैसे इसराइल है, इसराइल को बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कंट्री नहीं मानते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से चीज गलत हो जाएगी। तो
इसका क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ वैलिड होता। अदरवाइज इस तरह के ये आप इस तरह के क्वेश्चन एटलीस्ट मत पूछिए जो या तो आपको गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाए या फिर आप वो एक जो 15 रुपए की जीके वाली किताब है उसमें दिए होते हैं। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबल प्राइज नॉट अवार्डेड। देखिए ये मैं बहुत चीख चीख के बहुत बार बताया कि नोबल प्राइज इस कैटेगरी में मिलता है, इस कैटेगरी में मिलता है, इस कैटेगरी में मिलता है और इस कैटेगरी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है, बताइए। हम्म साजन ना तुम कह रहे हैं मैथ्स, डी बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर मैथ्स है, करेक्ट आंसर मैथ्स है, सही बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में है, फिजियोलॉजी में है, लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स में। अच्छा इतना बता सकते हैं कि नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट कौन सा प्राइज माना जाता है मैथ्स में? ऐसा तो है नहीं ना जो मैथ्स लेते हैं, मतलब मैथ्स में कुछ इन्वेंशन करते हैं तो उनको हम बिल्कुल इज्जत ही नहीं देते हैं, हटो तुमने एक सिलेबस बढ़ा दिया है ना, उसको ऐसा नहीं कहते हैं, उनको भी प्राइज देते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को लग रहा होगा सर उनको देना भी नहीं चाहिए, इतना मैथ्स वो लोग टफ कर दिया अपने लिए, तो प्राइस तो देना ही नहीं चाहिए उनको बिल्कुल ही। तो आपको ये बताना है उसकी इक्विवेलेंट प्राइस क्या है, नोबेल प्राइज की इक्विवेलेंट प्राइस क्या है फॉर मैथमेटिशियंस। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट इज फील्ड्स मेडल। ठीक है, इट इज फील्ड्स मेडल। तो नोबेल प्राइज की इक्विवेलेंट कौन सा प्राइज है आपका? फील्ड्स मेडल। चलिए सर आगे बढ़ें। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन द अर्ली 1950s वाज। अर्ली 1950s में इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? दो, एक तरीके से देखो तो दो ऑप्शन दिए, झांसी की रानी और मिर्जा गालिब। प्रोड्यूसर के नाम बदल दिए, जैसे झांसी की रानी में दो प्रोड्यूसर हैं, सोहराब मोदी या सर सैयद अहमद। और इसी तरह से मिर्जा गाली में दो ऑप्शन है, सोहराब मोदी या मुंशी प्रेमचंद। देखो अगर आप गौर से देखो ना तो दो नाम तो उसने बस मजाक करने के लिए आपसे जोड़े, जैसे सर सैयद अहमद और मुंशी प्रेमचंद। सर सैयद अहमद खान हमें पता है एक मतलब कह सकते हैं उनको सोशल एक्टिविस्ट थे। मुंशी प्रेमचंद एक नोवेलिस्ट थे, उनकी नोवेल्स माइंड ब्लोइंग है, पढ़ के देखिए मजा आएगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है 59 में। मतलब ये क्वेश्चन इतना तो क्लियर है कि प्रोड्यूसर तो जरूर सोहराब मोदी हैं, लेकिन आंसर में झांसी की रानी लिखना है या मिर्जा गालिब लिखना, तो पहली टेक्निकलर फिल्म इंडिया की कौन सी कही जाती है? 15 रुपए में जीके बुक नहीं मिलता। अरे भैया यूपी आओ, 5 रुपए में भी मिलेगा। ठीक है, यूपी आओ, उसमें ऐसी सवाल होते हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है? अभी भी मिलती है यहाँ पे, 5 रुपए में दिलवा दूंगा। अरुणाचल में तो मुझे लगता है 20 रुपए से नीचे कुछ भी नहीं है, वहाँ थोड़ा महंगा हिसाब है। बताइए क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? आलम आरा वाज ए फर्स्ट कलर्ड फिल्म, आलम आरा पहली कलर्ड फिल्म है। ये टेक्निकलर है, मतलब इसमें थोड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, कलर डाइज यूज हुई थी इसमें, पहली ऐसी फिल्म है, थोड़ा आप कह सकते हैं कलर डाई है ना, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी विद कलर इन्वॉल्व हुई थी इस मूवी में। आइसलैंड नहीं है भैया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बताइए। ठीक है, सी तुक्का, तुक्का गलत हो गया इस बार। करेक्ट आंसर इज झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी प्रोड्यूस बाय सोहराब मोदी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब देख लो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक्निकलर मींस वही आपका कलर विद टेक्नोलॉजी, यानी जैसे डाइज वगैरह यूज हुई थी, कलर डाइज वगैरह यूज करके प्रिंट बनाए गए थे कलर्स के। अब थोड़ा सा ही कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी इसको अगर अपन इलेबोरेट करने चले जाएं तो थोड़ा ये क्लास का टाइम ले लेगा और उसका कोई मतलब नहीं है इसको इलेबोरेट करने का, तो आप बस इतना समझ लो कलर विद टेक्नोलॉजी
टेक्निकल कलर है, डाइज वगैरह यूज हुई थी, बस इतना ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन नेशनल रिसीव्ड नोबेल प्राइज जॉइंटली विद मलाला यूसुफजई? कुछ साल पहले की बात है, नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई को फॉर विमेन एजुकेशन। उसी साइड उसी बार उसी उसी साल इंडिया से भी एक पर्सनालिटी को नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए उन्होंने काफी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, ठीक है। तो उनका आपको नाम बताना है, इंडिया की तरफ से कौन सी वो ऐसी पर्सनालिटी थी। हम्म करेक्ट आंसर इज कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। उसने पहला नोबेल प्राइज नहीं पूछा, उसने पूछा है कि पहले इंडियन नेशनल कौन से थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया जॉइंटली विद मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कैलाश सत्यार्थी, नाम याद रखिएगा। इनका कैलाश सत्यार्थी ने चाइल्ड वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, जैसे अपन इनके बारे में थोड़ा सा बता दिए, तो आप लोग क्या करो, अपना थोड़ा सा इनके बारे में रीड आउट कर लो, पढ़ लो। आपका जो कंपटीशन है आपसे यही चाहता है कि आपको वाइड नॉलेज कितनी है। वो आपसे डेप्थ नहीं मांग रहा, वो ये नहीं चाह रहा कि आपको नॉलेज की डेप्थ कितनी है, वो चाह रहा है कि आपकी नॉलेज का जो विजन है वो कितना वाइड है, कितनी डिफरेंट टाइप की चीजें आपको पता है ना, कितना डिफरेंट टाइप की चीजें आपको पता है। किसी एक चीज में कितना पता है वो ये नहीं पूछ रहा है, वो कितनी डिफरेंट चीजें पता है वो ये पूछना चाहता है। तो इसीलिए इस तरह के सवाल आते हैं। तो अपना जो नॉलेज का जो दायरा है उसको वाइड करिए, डीप मत करिए, वाइड करिए। डीप करेंगे तो फिर वो पीएचडी और आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो आपको पीएचडी नहीं करनी है, कंपटीशन देना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को दिख भी गया और आंसर भी आ गया। विद विच स्पोर्ट्स इज द जूल्स रिमेट ट्रॉफी एसोसिएटेड? बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 61 का क्या आंसर होगा? फुटबॉल, हाँ जी भैया, करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। जूल्स रिमेट किससे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 62। ओलंपिक्स में 1960 ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह स्टूड, 1960 ओलंपिक्स में पूछ रहा है मिल्खा सिंह की पोजीशन क्या हुई थी। अब देख लो कितने रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उस टाइम आया होगा पक्का है, बहुत कम ही लोग सही कर पाएंगे कि भाई 1960 में इतना तो कोई पढ़ के नहीं जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 62 का आंसर बताइए। अरे भाई आगे आगे मत भागो, 62 का आंसर इज बी। हाँ जी, बाकी लोग बताइए 62 का आंसर क्या है? हाँ जी, तो भैया 62 का आंसर इज बी, फोर्थ इन 400 मीटर फाइनल, 400 मीटर फाइनल की कैटेगरी में वो फोर्थ थे। एक नाम जुड़ा है मिल्खा सिंह के साथ, ठीक है, जो पाकिस्तान ने उन्हें दिया था, याद रखेंगे, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख का टैग दिया था पाकिस्तान ने उन्हें, ठीक है। द फ्लाइंग सिख नाम से भी पुकारा जाता है मिल्खा सिंह को। मूवी भी बनी है मिल्खा सिंह के नाम पे, भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर की मूवी, अच्छी मूवी है, देखिएगा मजा आएगा। ऑलराइट सर, 63 उसेन बोल्ट a स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट बिलोंग्स टू। उसेन बोल्ट किससे बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप बना ले जाएंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सर। हाँ जी बताइए, उसेन बोल्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बताइए, उसेन बोल्ट a स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और बन जाना चाहिए।
हाँ जी। उसेन बोल्ट बिलोंग्स टू जमाइका। जमाइका ध्यान रखेंगे। अच्छा, जमाइका इज ए कंट्री वेयर। जमाइका कंट्री सुनते ही थोड़ा सा ब्लैंक दिखता ही नहीं सर, कहाँ होगी? तो अपन को जाना पड़ेगा जमाइका के लिए। इधर साइड क्या है? नॉर्थ अमेरिका। इधर साइड क्या है? साउथ अमेरिका। इनके बीच में जो कंट्री फंस गए, इनको कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरिबियन सी है, ठीक है, ये कैरिबियन सी से जुड़ी कंट्रीज हैं। बहुत कंट्रीज इधर मिलेंगी, जैसे पनामा है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास है, बेलीज है, क्यूबा है, ठीक है। इधर देखो मैक्सिको भी जुड़ी है, पोर्टो रिको है, ये तो यूएस का ही पार्ट है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, हाइती है ना, और आपकी जमाइका है। ठीक है। अच्छा, जमाइका की कैपिटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बीच में है जमाइका, इसकी कैपिटल क्या है? किंगस्टन। इसकी कैपिटल किंगस्टन, ध्यान रखिएगा। किंगस्टन याद होगा, जो पेन ड्राइव आती थी ना पहले, किंगस्टन नाम से आती थी, तो कैपिटल क्या है इसकी? किंगस्टन है। बहुत बढ़िया। तो जमाइका इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ये तो नहीं था, ये था। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, वो सॉरी, हाँ, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ये तो मतलब उसी टाइम कुछ रहा होगा न्यूज में, तो उन्होंने पूछ लिया। ये ग्वालियर में, ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इतना कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आओ आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, मैरी कॉम हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, तो वो कितनी बार जीत चुकी हैं? मैरी कॉम ने वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप कितनी बार जीता है? इसका आंसर करिए। हाँ जी, जो लोग आगे चल रहे हैं वो बताएं इसका आंसर। मैरी कॉम ने जो वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता है, कितनी बार जीता है? अच्छा, ध्यान रखिएगा, अभी क्या है ना, जैसे एक टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है, तो अपने पास उसका भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का भी कोर्स है उसमें, जनरल इंग्लिश का भी। जनरल नॉलेज में मैं हूँ, तखाब सर, पवन सर हैं, साकिब सर हैं, ठीक है। 2400 प्राइस है जीके के कोर्स के लिए। और इंग्लिश के कोर्स में आपका कुणाल सर हैं, ठीक है, और बुशरा मैम हैं, और उसका भी प्राइस है 2400। तो इंग्लिश प्लस जीके अगर आप कंबाइन कर दें तो वैसे 4800 होता है, अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो, ठीक है। बट अपने पास 300 का डिस्काउंट है, अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो कंबाइंड कोर्स आपको 4500 में मिलेगा, ठीक है जी। इसमें आपको वही सारा डाउट सॉल्विंग प्रॉपर पर्सनल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विजेज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अपने पास एक्सपीरियंस फैकल्टीज तो हैं ही। अगर व्हाट्सएप करना हो, रजिस्टर करना हो, तो नंबर आपके पास है, या फिर लिख लीजिए 8076535685। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और नीचे आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर भी वो नंबर चल रहा होगा, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सर, आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, मैरी कॉम ने जो वर्ल्ड एमेट्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है कितनी बार जीती है? गिन लेते हैं ना सर, याद क्या करना। देखो ये रहा वर्ल्ड, ये थी बॉक्सिंग एमेच्योर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वाली कितनी बार जीती, इसको मत जोड़ देना भाई, इसमें सेकंड आई थी, ठीक है। तो 45 केजी वेट में उनकी फर्स्ट रैंकिंग थी। उसके बाद सेकंड टाइम कब जोड़ा, जीता ये, फिर जीता, फिर 2006 में फिर जीता। साल में 2 बार होता है ये, ठीक है, बाई एनुअल इवेंट है ये, बाई एनुअल इवेंट है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो 2002 में जीता, फिर उसके बाद 5-6 में जीता, फिर उसके बाद आ जाओ, उन्होंने 8 में जीता, ठीक है, फिर 10 में जीता, फिर फिर इधर नहीं जीता, इधर नहीं जीता, इधर नहीं जीता, फिर आ जाओ इधर 18 में जीता। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टाइम्स वो जीत चुके हैं, ठीक है। लास्ट हुआ था 2018 वाला, न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और पहला जो उन्होंने जीता था वो कहाँ हुआ? अंताल्या टर्की में हुआ। फिर पोडोल्स रशिया में जीता, फिर दिल्ली में जीता, फिर निंगवो चाइना में जीता, फिर ब्रिजटाउन बारबाडोस में जीता,
फिर उसके बाद लास्ट जो है अभी तक का 2018 में उन्होंने न्यू दिल्ली में जीता, ठीक है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इट इज 6 टाइम्स, ठीक है। कितनी बार जीत लिया उन्होंने? 6 टाइम जीत लिया। ऑल राइट सर, ध्यान रहेगा कि नहीं? पीडीएफ हाँ मेजर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसका पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। प्लस जो भी हमारा ये स्टडी मटेरियल है ना, ये सब ऐप में भी अपलोड होता है। तो ऐप में अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे नॉर्थ ईस्ट पीएससी, उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स भी हैं, जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। एक कंप्लीट जानकारी हमारे ऐप पर है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से ऐप है। तो उसमें ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो इधर साइड में 3 लाइंस आपको दिखेंगी, उसे टैप करिए तो एक ऑप्शन दिखेगा स्टडी मटेरियल का, ठीक है। तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वैसे इस पे अभी काम चल रहा था और क्वेश्चंस इसमें ऐड हो रहे थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो क्लियर हो गया, 6 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द 2014 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या चाइना? बताइए सर। 2014 वर्ल्ड कप फुटबॉल वाज हेल्ड इन जर्मनी, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना। 2014 में जो वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? वही फीफा की बात कर रहा है सर ये, बताओ भैया। 2014 की पूछ रहा है ये ध्यान रखना, ठीक है। 2014 में बताना है। हाँ जी, 2014 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्राजील में हुआ था। पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम 2015 के एग्जाम में आया था, ये तो 2014 पूछ लिया। चलिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 67। द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक सिंबलाइजेस। ये लोग बड़ा परेशान होते हैं, ठीक है, कि सर इसका आंसर आएगा क्या। आज इसको निपटा देते हैं। द 5 रिंग ऑफ ओलंपिक सिंबलाइजेस क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 ओशियंस को, कॉन्टिनेंट्स को, या ओलंपिक टोर्च को, या उनमें से कुछ नहीं? वो बस ऐसे ही सर ही बना दिए 5। उसे मतलब जो बनाने वाला था ना, उसका लकी नंबर था 5, तो उसने कहा मैं 5 रिंग बना देता हूँ वही। भैया इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई चीज वही नहीं होती, तो एक ऑप्शन होना चाहिए ना, नन ऑफ दी की जगह वही, यूं ही। हाँ जी, 5 कॉन्टिनेंट वही वाला है कोई, जिसे लग रहा है वही कर दिया। वही वाले भी बताएं अपना आंसर। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए सर। कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, क्या है सर? हम्म, मार्जुम बसर कह रहे हैं वही। अरे भैया वही कुछ नहीं होता, ठीक है, हर चीज की वजह होती है। ये भैया ओलंपिक रिंग्स, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट करता है, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ओशियानिया, ठीक है। यूरोप का कलर हमने ब्लू लिया है, ब्लू फॉर नो रीजन, मतलब वही ही ले लिया है, ठीक है। ब्लैक चूजन एट रैंडम, वही ही ले लिया है। ब्लू अमेरिका जस्ट हैपन्स टू बी रेड, मतलब वो उसका भी कोई मतलब इन सब का कोई रंग का रीजन नहीं है, ठीक है। रंग ये क्यों लिया इसका कोई रीजन नहीं है, बट जैसे ब्लू यूरोप हो गया, ब्लैक अफ्रीका हो गया, अमेरिका रेड हो गया, एशिया येलो हो गया, ओशियानिया ग्रीन हो गया। तो इसमें कई लोग ऑस्ट्रेलिया भी लिख देते। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया प्लस आस पास के जो कई सारे ओशियन में आइलैंड कंट्रीज है, उन सबको इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो वो टोटल ग्रीन हो जाता है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स मिला के क्या बन जाता है? ओलंपिक रिंग्स बन जाता है, ठीक है। तो ये अपना बन जाता है यहाँ पर ओलंपिक रिंग्स। ब्लैक डार्क कॉन्टिनेंट, अब देखो उन्होंने तो कोई रीजन नहीं दिया, तो अपन क्यों उस पर कमेंट करें क्या रीजन हो सकता है। तो नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। तो उसमें इतना डीप ना जाओ आप। मैंने क्या कहा, डीप नहीं जाना है, वाइड जाना है। वाइड खेलो, डीप मत खेलो इस एग्जाम में। जो भी आपके कंपटीशन है सब में ध्यान रखो, कोई सा भी बड़ा सा बड़ा कंपटीशन हो, इसमें वाइड जाना है। जीके का मतलब वाइड जाना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। अब उनमें डिटेलिंग नहीं करनी है ना, जहाँ डिटेलिंग की जरूरत होगी वहां अपन करेंगे, है ना। जैसे 5 रिंग है, 5 कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट करती है। चलिए सर आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट? मुझे लगता है इसका आंसर आप बता पाएंगे, बताइए। मेजर मैंने बोला था मैंने बोला था आज
आप क्लास नहीं होगा आप बोल रहे थे सर। मैंने अपनी जो रेगुलर क्लासेस है उसके लिए बोला होगा। तो रेगुलर क्लासेस में थोड़ा सा आज इंग्लिश का मैम बिजी थी, नहीं ले पाए, उनके कुछ रीजंस आ गए थे। और मैथ्स की क्लास जैसा आपको बताया थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी डाउन था, मैं तो अभी आउट ऑफ टाउन हूँ इसलिए क्लास ले पा रहा हूँ। वहाँ एरिया में स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी डाउन होने की वजह से मैथ्स का भी लाइव नहीं हो पाया था। तो वो अपनी पेड ग्रुप की रेगुलर क्लासेस थी, ठीक है। ये तो अपनी है ही। ये तो मतलब 9 PM मैंने क्या कहा, ये सदाबहार, ये मतलब फॉर एवर है आपका। ये तो चलती रहेगी जब तक आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा। ये तो अपन जहां भी होंगे, है ना, हिमालय पर्वत पे भी बैठे होंगे वहां से भी क्लास ले लेंगे। चलिए सर, बस इंटरनेट लगवा देना वहां पर ठीक है, वो जरूरी है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स इसीलिए आज डिस्कस नहीं किया, ठीक है, मुझे लगा कई लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। तो करंट अफेयर्स वही मंडे से चलेगा। तो ये तो क्वेश्चन आप आराम से खुद से ही कर सकते हो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी लग रहा है। इंडियन गेम्स हैं, हम लोग हाँ कोशिश करते हैं कि ओलंपिक में कबड्डी हो जाए, खो खो हो जाए। सर ये गेम आने दो, फिर देखो हम कितने मेडल लेके आएंगे, सारे गोल्ड मेडल इंडिया के पास आएंगे कि कबड्डी खो खो ये सब ऐड हो जाए। तो अफसोस की बात है कि अभी तक कबड्डी हम ऐड नहीं करा पाए। हाँ टेबल टेनिस है, वाटर पोलो है, रोइंग है, कबड्डी नहीं है। इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट। चलिए सर, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट? इट इज कबड्डी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 69। कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी आर द इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ। इसमें से कथक तो आपका क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये तो जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांसेस है उसकी कैटेगरी में आता है, ये क्लासिकल डांस है। और नौटंकी, झोरा, कजरी ये सब क्या है? ये सब आपके फॉल्क डांसेस है, फॉल्क डांसेस। ये किस स्टेट के डांसेस हैं ये पूछ रहा है, बताइए। ये सब जो है आर द इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ विच स्टेट? हाँ जी, तो भैया करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, ठीक है। जैसे फॉल्क डांसेस किसके हैं? उत्तर प्रदेश। कभी एक क्लास अपन लेंगे जहाँ पे फॉल्क डांसेस भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कभी क्लासेस की लगाएंगे तो वहाँ पे हम सारे स्टेट्स के फॉल्क डांसेस भी याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, तो ये तो अपना हो गया, ये यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बेदी इज क्या है? फर्स्ट विमेन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या फर्स्ट विमेन एडवोकेट, या फर्स्ट विमेन जज? इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भैया, ये सबको आंसर देना है। चलिए सर, करेक्ट आंसर इज शी इज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। किरण बेदी जी इज द फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। लास्ट जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, अभी लास्ट वो थी शी वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी की वो एलजी थी लास्टली। अभी तो उसके बाद अभी उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं की, लास्ट जो पोजीशन होल्ड की शी वाज द एलजी ऑफ पुडुचेरी। और इससे पहले अभी जो दिल्ली के इलेक्शन हुए, इससे पहले वाले जो दिल्ली के इलेक्शन से अराउंड वो 2014 में, 2015 में जो दिल्ली के इलेक्शन से, उसमें वो सीएम कैंडिडेट भी फील्डेड थी फ्रॉम बीजेपी, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी। फर्स्ट एलजी, ये मुझे चेक करना पड़ेगा तीनों कि फर्स्ट एलजी फीमेल थी या नहीं थी वो, ठीक है। फर्स्ट फीमेल एलजी हो सकती हैं, बट मैं अभी कंफर्म होके नहीं कह सकता हूँ। ऑलराइट सर, तो ठीक है, आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस करे। उम्मीद है आप क्वेश्चंस आपको फायदा देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच पाए, ठीक है। पर्पस हमारा सिंपल सा यही है कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल आपका बनाया जाए, ठीक है। आपको वो सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाए जो आपको एग्जाम निकालने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। इसलिए हम बोगस चीजें नहीं पढ़ते, हम वही पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आपको मदद करे।
आजकल रैंडमली कुछ भी करंट में कोई भी टॉपिक चल रहा है तो आजकल मैं देखता हूँ एजुकेशनल चैनल्स उस पर कुछ भी वीडियो बना के भेज देते हैं, वो लिटरली आपके एग्जाम के लिए कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, ठीक है। तो बाई विद गॉड्स ग्रेस हम अभी तक उस तरह के क्लिक बेट से बचे हुए हैं कि हम इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं कि जो आपका एग्जाम से रिलेटेड ना हो वो आपसे डील करें। हाँ, कुछ फनी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है, फनी मीम्स आपको मिलते रहते हैं, उसका भी देखिए पर्पज यही है ताकि टू लाइट योर मूड, थोड़ा सा आपके मूड को लाइट करने के लिए वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लासेस आपका अच्छे से हो, ठीक है। नहीं, बागरा देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिमिट रहना पड़ेगा कि जोश आए तो उसको रेगुलर रखिए, ये नहीं कि एक ही दिन में सब कर दें, ठीक है। अपन थोड़ा सा बैलेंस्ड लोग हैं, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, आज यहीं तक करते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और जरूर करिए वीडियो को, है ना। अरे बिल्कुल, जुबिन नौटियाल से मिलने जाइए, मीत वीडियो वगैरह लेके आइए, है ना, तो उसके साथ वीडियो वगैरह डालिए, है ना, और शेयर करिए बाकी लोगों के साथ ग्रुप पर, है ना। तो आर्य दो, थैंक यू मीत। और राइट, तो अच्छा, फिर वैसे ही जो मैंने बताया अभी हमारे पास कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का अभी एग्जाम चल रहा है, प्लस फॉरेस्टर और हेड कांस्टेबल। तो अगर इनमें से अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इवन अगर आपको सिर्फ जीके का स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, एक इंडिविजुअल जीके कोर्स है जो एपीएसएसबी लेवल एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली मदद करेगा, वो मेरा ही बनाया हुआ कोर्स है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं इन 1500 रुपी। कई लोग इसको सिर्फ रिवीजन के पर्पज से भी परचेज कर लेते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस नाइस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।